अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा, कोई और भी मुझे कंफर्म करे जरा, कोई और स्टूडेंट भी? यस सर, आ रही आवाज। ओके, ठीक यस है, सर, आवाज आ रही है। ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा जी, मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, यूनिवर्सिटी से क्लास ले रहा हूँ, सो माइट बी इंटरनेट कनेक्शन उतना स्टेबल ना हो, ठीक है। सो वो चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। अच्छा जी, राइट। सो आज हमने वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टार्ट करने हैं। आपकी बुक का पेज नंबर है 52, उसी को रेफरेंस लेके हम चलेंगे, ठीक है जी। ओके, सो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फैट सॉल्युबल विटामिन, और हम लोगों ने देखा था कि कौन से विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल हैं। दोज वर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो आज हमने अकॉर्डिंगली स्टार्ट करनी है वाटर सॉल्युबल विटामिन। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे हमने पढ़ा था कि दे आर रेडीली सॉल्युबल इन वाटर, और उसके अंदर हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स विटामिन वो आ जाते हैं और विटामिन सी आता है। बी कॉम्प्लेक्स में हमारे पास विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, B12 एंड पेंटोथेनिक एसिड, ये सारे विटामिन होते हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन। ओके, सो सबसे पहले अगर हम थायमीन की बात करें, सो इट इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B1। और विटामिन B1 या थायमीन जो है, दिस इज वाइट इन कलर और ऑब्वियसली वाटर सॉल्युबल है। Chemically speaking, it is made up of a thiazole and a pyrimidine ring। और जो इसके नेचुरल फूड सोर्सेज हैं उसके अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा दिस इज अवेलेबल इन सीरियल ग्रेन्स। फिर इसी तरह हमारे पास मीट से भी ये आता है, पोटैटो से आता है, पीस से आता है, ड्राई बीन्स, पल्सेस और मिल्क से भी आता है, ठीक है। तो दीज आर द गुड सोर्सेज, बट सबसे ज़्यादा जो हमें इजीली हम इसको ले सकते हैं वो हम ग्रेन्स, सीरियल्स अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमें बड़ी आसानी से वहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट ऑल्सो अकर्स इन ईस्ट, ठीक है। ईस्ट भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है हमारी फूड इंडस्ट्री के अंदर, डिफरेंट बेक प्रोडक्ट्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट का क्या पर्पस होता है यूज करने का? आपको पता है कि जिन फूड्स का वॉल्यूम हमने रेज करना हो उनके अंदर हम ईस्ट ऐड करते हैं, जैसे कि पिज्जा के अंदर हम ईस्ट ऐड करते हैं उसकी डो में, क्योंकि उसका वॉल्यूम हमने रेज करना होता है, ठीक है। ईस्ट को उर्दू में खमीर कहा जाता है, तो वहां पे हम इसको ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। और भी बेक प्रोडक्ट्स के अंदर हम ऐड करते हैं, ठीक है। इसकी जो फॉर्म है जिसमें एग्जिस्ट करता है डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज में या ईस्ट में, उसको टीपीपी कहते हैं, थायामीन पायरोफॉस्फेट, या अनदर नेम फॉर थायामीन पायरोफॉस्फेट इज कोकार्बोक्सिलेज, ठीक है। सो इस फॉर्म के अंदर दिस इज प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स और इन ईस्ट। अच्छा, थायामीन के अगर हम सर, इसको दोबारा रिपीट करते हैं। अच्छा, मैंने बेटे बताया कि वगैरह में प्लांट ये प्रेजेंट होती है। ओके, प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर या ईस्ट के अंदर this is present in a form which is known as TPP, and TPP is thiamine pyrophosphate, and other name for TPP और thiamine pyrophosphate is कोकार्बोक्सिलेज, ठीक है। मैंने चैट बॉक्स में टाइप भी कर दिया। अच्छा, अब अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें तो थायमिन पार्टिसिपेट्स एज अ कोएंजाइम इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। यानी कि ये हमारे बॉडी सेल्स को फूड से एनर्जी डिराइव करने में हेल्प करता है, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। उसके अलावा हमारी नर्व्स को ये हेल्दी रखता है और हमारी एपेटाइट और डाइजेशन को भी ये रेगुलेट करता है, ठीक है। तो तीन इसके बड़े मेजर फंक्शन है। फर्स्ट मैंने बताया, इट हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। सेकेंड मैंने बताया कि ये हमारी नर्व्स को हेल्दी रखता है, और थर्ड मैंने बताया कि हमारी एपिटाइट एंड डाइजेशन को रेगुलेट करता है। इफ वी डेवलप डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, then we develop a disease which is known as beriberi,
ठीक है, क्या नाम है उस डिजीज का, उसको हम कहते हैं बेरीबेरी। और बेरीबेरी एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा मसल वीकनेस हो रही होती है, हार्ट बहुत ज़्यादा से पैल्पिटेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है और नर्व्स की डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नहीं ऑब्वियसली जो भी इसके पर्टिकुलर फंक्शंस हैं वो ये पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि जाहिर है कि हमारे पास इस विटामिन की डेफिशिएंसी है। और क्या मैंने नाम बताया इसका, डेफिशिएंसी जो डिजीज जिससे ये कॉज करता है उसको हम कहते हैं बेरीबेरी। ठीक है, और ये क्यों होती है? दिस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन और विटामिन B1। पेज नंबर बेटे 52 मैंने बताया, पेज नंबर इज 52। ठीक है, पेज 52। ओके जी, मूविंग ऑन। सो ये तीन इसके बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम इसको ज़रूर अपनी डेली बेसिस पे अपनी डाइट का पार्ट बनाएं। अच्छा, आगे अगर हम बात करें कि किस तरह से ये इफेक्ट होती है हीट से या वाटर से, सो बेसिकली थायमिन क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो ऑब्वियसली जब भी हम वाटर ऐड करते हैं तो इट इज़ लॉस्ट विद दैट वाटर। और हम कुकिंग के अंदर जाहिर है वाटर भी ऐड करते हैं, विच मीन्स कि जब हम फूड को बहुत ज़्यादा कुक करके कंज्यूम करते हैं तो ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर थायमिन हमें उससे अवेलेबल नहीं होता। इसके अलावा ये है कि बिकॉज इट इज़ सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर एज वेल, तो अगर हम इसको फूड को बहुत ज़्यादा ओवर कुक करते हैं तो उसके अंदर भी इसका लॉस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर बाकी जो हमारे टिपिकल कुकिंग मेथड्स हैं, बॉइलिंग है, रोस्टिंग है, बेकिंग है, उसके अंदर भी इसका लॉस हो जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है जी, हाउ पॉलिश्ड राइस कैन कॉज बेरीबेरी। सो बेसिकली जनाब होता ये है कि हमने इसका सोर्स पढ़ा कि किसके अंदर होता है, सीरियल ग्रेन्स में होता है। ठीक है, पॉलिश्ड राइस बेटे क्या होता है, वाइट वाला राइस जो हम घरों में नॉर्मली कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम राइस की पॉलिशिंग करते हैं तो राइस की पॉलिशिंग करते हुए हम उसका जो ब्रैन पार्ट है जिसके अंदर विटामिन B1 प्रेजेंट होता है वो हम रिमूव कर देते हैं, सो दैट हम उसको रिफाइन कर सकें, हम उसको पॉलिश कर सकें, हम उसको ज़्यादा पैलेटेबल फॉर्म में लेके आ सकें। तो बिकॉज दिस thiamine or vitamin B1 is present in that portion which is removed during the refining or polishing process, so हम जो भी पॉलिश्ड या रिफाइंड राइस कंज्यूम करते हैं उससे हमें थायामीन या विटामिन B1 नहीं मिल रहा होता। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम ब्राउन राइस को यूज करें तो फिर हमें वहां से विटामिन B1 या थायामीन मिल रहा हो। ठीक है, सेम गोज फॉर द व्हीट एज वेल। सीरियल ग्रेन्स के अंदर है तो व्हीट ग्रेन के अंदर भी थायामीन या विटामिन B1 प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हम व्हीट फ्लावर को रिफाइन करते हैं, जो हम मैदा कंज्यूम करते हैं, सफ़ेद वाला आटा कंज्यूम करते हैं, उसको प्रोसेस करते करते, उसकी मिलिंग करते करते, उसको वाइट फ्लावर में कन्वर्ट करते करते हम जो उसका ब्रैन पोर्शन है उसको रिमूव कर देते हैं। और क्योंकि ये विटामिन B1 व्हीट के ब्रैन पोर्शन में होता है इस वजह से ये हमें अवेलेबल नहीं होता, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम जितना मर्जी सफ़ेद आटा या सफ़ेद आटे की बनी हुई प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करें, या जाहिर है सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम सफ़ेद आटे की कंज्यूम कर रहे होते हैं वो हमारा
नान है या फिर घर पे जो हमारी चपाती सफेद आटे से बनती है, ठीक है। तो हम उसको जितना मर्जी कंज्यूम करें, हमें उससे विटामिन B1 नहीं मिलता। विटामिन B1 किस किस्म के आटे से मिलेगा, किस किस्म के व्हीट से मिलेगा? होल ग्रेन से मिलेगा, यानी वो वाला आटा जो चक्की का आटा होता है, जिसको हम बगैर पॉलिश किए, बगैर प्रोसेस किए हम कंज्यूम करते हैं, उससे हम चपाती बनाते हैं, ठीक है। जिसको हम कहते हैं कि ये जी होल ग्रेन से बनी हुई चपाती हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जो ब्राउनिश से कलर की होती है। जी बेटा। सर जो बार्ले का होता है, फ्लावर जो होता है, बार्ले का, जौ का जो आटा होता है, उसमें भी थायमीन होता है या नहीं? बेटे जितने भी सीरियल ग्रेन्स है ना, वेदर वो बार्ले का हो, वो ओट्स का हो, वो व्हीट का हो, वो राइस का हो, उनके अंदर थायमीन अच्छी अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है, B1 अच्छी अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सर लेकिन हाँ व्हीट जी, में ज्यादा होता है या बार्ले में ज्यादा होता है? नहीं, सबके अंदर बेटे ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट अमाउंट्स में होता है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट अमाउंट्स में होता है, ठीक है। तो चाहे आप व्हीट कंज्यूम करो या बार्ले या ओट्स या राइस की, ये है इम्पॉर्टेंट, ये है कि जब भी आप इन सीरियल ग्रेन्स को कंज्यूम करो तो आपने कोशिश ये करनी है कि उनको होल ग्रेन्स की तरह कंज्यूम करो। अगर आप रिफाइंड फॉर्म में कंज्यूम करोगे, चाहे वो बार्ले हो, चाहे वो ओट्स हो, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो राइस हो, उससे आपको विटामिन B1 नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है सिर्फ। अच्छा सर विटामिन, ये जो बेकरी जी 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 बेटा। बेकरी प्रोडक्ट्स में जो ब्रेड होती है, स्लाइस ब्रेड, ये भी दो टाइप की होती है, एक ब्राउन ब्रेड होती है होल व्हीट, और एक व्हाइट ब्रेड होती है, तो उसमें भी यही होता है कि जो ब्राउन ब्रेड होती एब्सोल्युटली है बेटे, उसमें विटामिन बी। एब्सोल्युटली बेटे, एब्सोल्युटली यही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो हम व्हाइट ब्रेड लेते हैं उससे हमें कोई थायमीन शायमीन नहीं मिल रहा होता, और जो हम ब्राउन ब्रेड लेते हैं उससे हमें बिल्कुल थायमीन मिल रहा होता है, ठीक है। तो देख, अच्छा बल्कि अब आपने क्योंकि पूछ लिया ना ब्रेड का, देखो एक बात हमेशा जहन में रखो, जब हम व्हाइट ब्रेड और व्हाइट ब्राउन ब्रेड को कंपेयर करते हैं ना, तो उसके अंदर हमेशा आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए कि कैलोरी कंटेंट दोनों का सेम है। एक जब हम स्लाइस ऑफ ब्रेड लेते हैं तो हमें तकरीबन 80 कैलोरीज उससे मिलती हैं। कितनी? 80 कैलोरीज एक स्लाइस ऑफ ब्रेड से, भले वो व्हाइट ब्रेड हो या वो ब्राउन ब्रेड हो। लेकिन हमें, आपने अक्सर सुना होगा टेलीविजन पे या पढ़ा भी होगा कि जी हमें हमेशा ब्राउन ब्रेड प्रेफर करनी चाहिए। फिर क्यों? वो हम क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है ब्राउन ब्रेड का, वो बहुत बेहतर है कंपेयर टू द न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ऑफ वाइट ब्रेड। तो अगर हम ब्राउन ब्रेड कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें फाइबर भी मिलता है बहुत अच्छा, उससे हमें विटामिन B1 भी मिलता है, B2 भी किसी हद तक, और B3 भी मिल रहा होता है, ठीक है। बट जब हम वाइट ब्रेड खाते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है, क्योंकि वाइट ब्रेड बनाते हुए हम फ्लावर को, व्हीट जो ग्रेन है उसको हम बेसिकली रिफाइन कर देते हैं, उसको सफेद के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और सफेद में कन्वर्ट करते करते उसका जो ब्रांड पोर्शन होता है, जो आउटसाइड पोर्शन होता है, उसको रिमूव कर देते हैं, जिसमें ज्यादातर न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। अच्छा ओके, चलो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन जवेरिया ने पूछ लिया। हाँ, दिस इज अ वेरी सर वेरी एक और गुड क्वेश्चन। जी बेटा क्वेश्चन, पूछिए। हाँ जी। सर कुछ लोग ब्रेकफास्ट में ब्रेड यूज करते हैं और कुछ चपाती वगैरह यूज करते हैं, तो क्या कितनी इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी ज्यादा होगी कि हम लोगों को अगर ब्रेड लेनी चाहिए या हम लोगों को चपाती या पराठा वगैरह लेना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल सही, गुड क्वेश्चन। बेटे आप ब्रेड भी ले सकते हो, आप चपाती भी ले सकते हो। एक छोटे साइज की चपाती और एक स्लाइस ऑफ ब्रेड, वो तकरीबन आपको 80 कैलोरीज ही देगा, और उनकी न्यूट्रिशनल कंटेंट भी ऑलमोस्ट सेम है। थर्ड नंबर पे आप पराठा भी है, जैसे आपने पूछा, आप बिल्कुल ले सकते हो, नॉट अ बैड ऑप्शन अनलेस आपको कोई हार्ट डिजीज है। इसी तरह से अगर आप चाहो तो आप नाश्ते में पोरिज भी ले सकते हो, दलिया जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। लेकिन इसके अंदर आप चूज क्या करते हो, वो उसको हेल्दी या अनहेल्दी बनाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ब्रेड ले रहे हो, आप ब्राउन ब्रेड लो तो वो बहुत हेल्दी है, व्हाइट लो तो वो अनहेल्दी है। अगर आप चपाती नाश्ते में ले रहे हो, वो सफेद आटे की है तो वो थोड़ी सी अनहेल्दी साइड पे आ जाएगी। अगर वो चक्की के आटे की बनी हुई है तो वो हेल्दी है। अगर आप पराठा घर पे बना के लेते हो, जिसके अंदर चक्की का आटा इस्तेमाल हो, जिसके अंदर ऑयल, अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज हो और बहुत कम अमाउंट में यूज हो, तो पराठा हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप वही पराठा फ्रोजन फॉर्म, फ्रोजन पराठा लेते हो या मैदे के का बना हुआ पराठा है, तो वो पुअर ऑप्शन है।
इसी तरह अगर आप दलिया या पोरिज घर में कुकिंग करके बना के लेते हो, जो आपने ग्रेन्स ले लिए मार्केट से और घर में आपने उसको खुद कुक किया, उसको आप पानी में या दूध में बनाओ, वो हेल्दी ऑप्शन है। लेकिन अगर उसी पोरेज को आप प्रोसेस्ड कॉर्नफ्लेक्स या उस फॉर्म में कंज्यूम करते हो, डब्बे वाला जो पोरेज है उसको कंज्यूम करते हो, तो फिर वो अनहेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीजों को सब्स्टिट्यूट एक दूसरे से जरूर कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी आपको पता है मोनोटनी तो हमें अच्छी नहीं लगती, डाइट में भी हमारा दिल करता है हम रोजाना डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाएं, लेकिन उसके अंदर आपने हेल्दियर वर्जन चूज करने हैं हमेशा। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन जवेरिया ने पूछा था कि ब्राउन ब्रेड या ब्राउन ब्रेड सेम है। बेटे बिल्कुल, एक्चुअली होता ये है कि जो मैं बार बार नाम ले रहा हूँ ना, ब्राउन पोर्शन, तो वो ब्रैन है बेसिकली वीट के डिफरेंट। जब हम कोई भी ग्रेन उठाते हैं ना, तो उसके डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। जैसे वीट ग्रेन के केस में ब्रैन होता है, जर्म होता है और एंडोस्पर्म होता है। ये ग्रेन के 3 पार्ट्स हैं, 3 पोर्शंस हैं। तो जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है उसको हम ब्रैन पोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जब हम वीट की प्रोसेसिंग करते हैं वीट ग्रेन्स की, तो ब्रैन पोर्शन रिमूव हो जाता है, और ब्रैन वो वाला पोर्शन है जिसमें बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू, फाइबर और B1 और B2 और B3 ये चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, ब्रैन क्योंकि ब्राउनिश कलर का होता है और ब्रैन से जो हम आटा बनाते हैं वो भी ब्राउनिश कलर का होता है, तो होते होते वो जो ब्रैन ब्रेड है वो एक्चुअली ब्राउन ब्रेड बन गई। ठीक है, या ब्राउन ब्रेड जो एक्चुअल नाम है BRAN, वो कलर ब्राउन की वजह से लोगों ने उसको ब्राउन कहना शुरू कर दिया। तो भले आप ब्राउन ब्रेड कहो कलर की वजह से, या आप ब्रैन ब्रेड कहो उसकी ब्रैन की प्रेजेंस की वजह से, दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन वजह आपको पता होनी चाहिए कि ब्राउन हम सिर्फ इसलिए कहते हैं कि उसका कलर ब्राउनिश साइड होता है। आप देख लो, आप सिंपल व्हाइट वाली ब्रेड व्हाइट ही कलर की होती है जो रिफाइंड होती है, और जो ब्राउन ब्रेड होती है वो ब्राउनिश ही कलर की होती है। ठीक है, जो अनरिफाइंड फ्लावर से प्रिपेयर की जाती है। तो कलर की वजह से हम उसको व्हाइट और ब्राउन कहते हैं, अदरवाइज वो एक्चुअली ब्राउन ब्रेड है, उसके अंदर ब्राउन पोर्शन इंटैक्ट है, इसलिए हम उसको ब्राउन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली जो ब्रेड होती है ये डायबिटिक्स के लिए अच्छी होती है ना? बिल्कुल बेटा, ऐसा ही है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन भी बड़ी सिंपल सी है। देखो, जब हम व्हाइट ब्रेड को कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके बहुत जल्दी, बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को बड़ी जल्दी रेस कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हम ब्राउन या ब्राउन ब्रेड कंज्यूम करते हैं, फॉर दैट मैटर जो भी आप कहना चाहो, जब वो कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स स्लो रिलीजिंग होते हैं। ये हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारे गट के अंदर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होते हैं। जब ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होते हैं तो हमारे जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो एकदम से स्पाइक अप नहीं करते, वो एकदम से इंक्रीज नहीं करते। इसीलिए डायबिटिक्स को हम हमेशा, इवन हॉस्पिटल में भी हम हमेशा डायबिटिक्स को ब्राउन ब्रेड रिकमेंड कर रहे होते हैं। इवन एज रेगुलर इंडिविजुअल्स भी, अगर मैं आपको कहूँ कि आप व्हाइट ब्रेड की बजाय ब्राउन ब्रेड या ब्राउन ब्रेड लिया करो, तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि नॉट ओनली वो स्लो रिलीजिंग है, बल्कि उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू जैसे फाइबर और ढेर सारे विटामिन वो भी आपको एडिशनली मिल रहे होते हैं, जो व्हाइट ब्रेड से आपको नहीं मिलते। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके घर में कोई डायबिटिक नहीं भी है, इवन देन, तो फिर आप आराम से ब्राउन ब्रेड ही यूज करो, वो आपके सारे घर वालों के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन। इसी तरह अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है या नहीं है, आप जब भी फ्लावर कंज्यूम करो तो कोशिश करो वो सफेद आटा ना हो, बल्कि आप हमेशा चक्की का आटा लाओ, या जिसको हम कहते हैं कि जी फाइन आटा है, वो आप मत खरीदो। फाइन आटा सफेद वाले आटे को कहते हैं। ठीक है, बगैर चने आटा आप इस्तेमाल करो। चक्की का आटा जिसको हम कहते हैं, होल ग्रेन आटा जिसको हम कहते हैं, वो वाला आप इस्तेमाल करो। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी अब जाहिर है हम इतने अरसे से सफेद आटा और सब कुछ सफेद इस्तेमाल करें तो हमें एकदम से उसका टेस्ट डेवलप नहीं होता, और बिल्कुल ऐसे ही है। वाइट जो आटे की बनी हुई चीजें हैं या जो ब्राउन आटे की बनी हुई हैं, उसमें उनके टेस्ट में बड़ा फर्क होता है। तो उसके अंदर बेटे हमेशा ये रिकमेंड करना चाहिए आपको एज अ डाइटिशियन, कल को आपने अगर इंशाल्लाह अपने पेशेंट्स देखने हैं या आपने अपना घर में भी अगर आप बात कर रहे हो, तो उसमें हमेशा आप ये करो कि लेट से, अब अगर आप सफेद आटा इस्तेमाल करते हो, चपाती आपके घर में सफेद आटे की बनती है, कल से अगर आप चक्की का आटा ले आओ और
घर में चपाती बनाओ तो हर कोई नखरे कर रहा होगा, कोई भी नहीं खा रहा होगा, ठीक है। तो उसमें आपने करना ये है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली पहले आप वाइट फ्लावर के अंदर ब्राउन फ्लावर को मिक्स करना शुरू करो। शुरू में आप लेट से 25% जस्ट अपना, लेट से अगर 2 किलो है आपके पास तो आप ऐसा करो कि 1 किलो और उसके अंदर मजीद जो है वो 750 ग्राम्स वो आप सफ़ेद आटा डाल लो और सिर्फ 250 ग्राम्स आप ब्राउन वाला डालो, चक्की वाला। फिर उसके बाद आप स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्राउन की आप अमाउंट को इंक्रीज करते जाओ और वाइट की अमाउंट को डिक्रीज करते जाओ। तो देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे 51:1 की रेशो में आ जाएगा। उसके बाद आप फिर ब्राउन को मजीद इंक्रीज करो और वाइट को मजीद डिक्रीज करते जाओ। सो देयर विल बी अ टाइम जब आप 75% ब्राउन आटा ले रहे होगे और 25% वाइट आटा ले रहे होगे। और इवेंचुअली फिर जब आपकी टेस्ट काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगी 6, 8, 10 महीनों में, तो फिर आप पूरा नेक्स्ट टाइम जब आप चक्की का आटा लोगे तो आपको उसका टेस्ट कोई मुश्किल नहीं लगेगा। तो इस सारे प्रोसेस में 6, 8, 10 महीने तो लग जाएंगे, लेकिन ये है कि आपका टेस्ट बर्ड्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और आप बड़ी आसानी से एज अ फैमिली वाइट फ्लावर से ब्राउन की तरफ या चक्की के आटे की तरफ आप मूव कर सकते हो। ठीक है जी, तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट। जी, जो राइस होता है जो सबसे ज्यादा रिफाइंड नहीं होता वो ब्राउन वाला होता है। जी बेटे, जो मोस्ट अनरिफाइंड है वो ब्राउन वाला होता है। और उसमें थोड़ा सा देखो प्रॉब्लम ये आता है कि अब राइस, आटा तो हम बहुत सारे घरों में कंज्यूम होता भी, गांव में अगर आप जाओ तो सब चक्की का आटा ही ले रहे होते हैं। राइस ब्राउन वाला अगर शायद कभी किसी ने जिंदगी में एक आधी बार खाया हो तो आपको पता है उसको कुक करने में भी बड़ा टाइम लगता है, वो बड़ा मुश्किल से कुकिंग उसकी होती है और उसका टेस्ट काफी डिफरेंट होता है। वो बड़ा मुश्किल है कि हम उसको डेली बेसिस पे अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करें। तो उसमें यह है कि फिर आप एटलीस्ट अगर ब्राउन राइस नहीं खा सकते, अनपॉलिश्ड राइस नहीं खा सकते, तो आप एटलीस्ट उसमें ये करो कि बासमती राइस कंज्यूम किया करो। बासमती राइस आप कह सकते हो कि सेमी पॉलिश्ड होता है, ठीक है, यानी वो पॉलिशिंग उसमें होती है, रिफाइनिंग होती है, लेकिन कंप्लीटली पॉलिशिंग नहीं होती। तो वो वाइट राइस की कंपैरिजन में बड़ी बेहतर ऑप्शन बन जाती है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ब्राउन राइस का कुकिंग टाइम काफी ज्यादा होता है, उसको घर में डेली कंज्यूम करना मुश्किल सी बात है, ठीक है। और फिर सर वो ज्यादा न्यूट्रिशियस भी होगा तो उसके बाद आप बैठ के सेडेंटरी लाइफस्टाइल में तो वो नहीं ले सकते ना, क्योंकि आपको फिर फिजिकल एक्टिविटी भी चाहिए होती होगी ज्यादा न्यूट्रिशियस है तो। देखो नहीं बेटे, उसमें ये है, चलो एक और फिर मैं बात अब यहाँ पे बता दूं, मैं बताना नहीं चाह रहा था कि ऐसे कंफ्यूजिंग ना हो जाए। देखो एक बात जहन में रखो, अभी आपकी कमेंट्स में भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, एक बात जहन में रखो, इन टर्म्स ऑफ कैलोरिक वैल्यू व्हाइट वर्सेस ब्राउन इज ऑलवेज द सेम। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको एग्जांपल दी कि अगर आप एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड का लो या एक स्लाइस व्हाइट ब्रेड का लो, दोनों से ही आपको 80 कैलोरीज मिल रही होती है अप्रोक्सीमेटली। डिफरेंस कहाँ पे आता है? न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल कंटेंट में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल कंटेंट में क्योंकि डिफरेंस आता है तो उसके लिए बेटे हमें कुछ स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटी नहीं चाहिए। हाँ, अगर वो कैलोरीज में ज्यादा होता तो मे बी हम कहते कि वो हैवी हो जाता है तो उसकी वजह से हमें ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस आता है न्यूट्रिशनल कंटेंट में, कैलोरी सेम होती है। अच्छा, आपके चैट के क्वेश्चन को मैं ले लूं। Isha is saying this was my biggest confusion. Now finally I can die. अच्छा चलो, दैट्स गुड, आई एम हैप्पी कि आपकी ये बेटे कंफ्यूजन दूर हो गई। मनाहिल का क्वेश्चन है, ग्लूटेन पेशेंट इन माय फैमिली टेक्स कॉर्नफ्लावर चपाती, डज शी आल्सो गेट विटामिन B1? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है बेटे, कॉर्नफ्लावर ही सूट करता है ग्लूटेन के पेशेंट्स को। कॉर्नफ्लावर बिल्कुल, कॉर्न भी सीरियल है और उसके अंदर अवेलेबल होता है विटामिन B1, ठीक है। अच्छा, अंदलीब सिंह सर हैवी भी होता है होल ग्रेन फ्लावर? बिल्कुल बेटे, होल ग्रेन फ्लावर या ब्राउन ब्रेड या ब्राउन वर्जन आप जिस चीज की भी लेते हो, इवन आप एक खुद एक्सपीरियंस करके देख लो। आप अगर रोजाना व्हाइट ब्रेड लेते हो, कल अगर लेट से कोई व्हाइट ब्रेड के 4 स्लाइसेस खाता है ब्रेकफास्ट में, मेरा चैलेंज है वो अगर ब्राउन ब्रेड से रिप्लेस करेगा तो वो 4 नहीं खा सकेगा, एटलीस्ट शुरू के कुछ दिन। वो 3 के बाद उसकी बस हो जाएगी। उसकी रीजन क्या है? ये जो आप कह रहे हो ना हैवी है, वो हैवी है फाइबर की वजह से, ठीक है। फाइबर बेसिकली, फाइबर की जो सेटाइटी वैल्यू है, सेटाइटी कहते हैं जनाब फीलिंग ऑफ
फुलनेस को, फीलिंग ऑफ फुलनेस को कहते हैं, इसको कहते हैं हम सेटाइटी। ठीक है, तो फाइबर की एक्चुअली सेटाइटी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है। तो जिस भी चीज में फाइबर ऐड होगा वो खाने के बाद आपको बड़ा हैवी फील होगा। तो अगर आप ब्राउन ब्रेड खाओगे ना, तो आपको नाश्ते में लेट से आप खा रहे हो तो आपको बड़ा भरा भरा पेट लगेगा और काफी देर तक लगेगा। ऑन द अदर हैंड जब आप व्हाइट ब्रेड खाते हो तो क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है, वो बड़ी जल्दी से बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाता है, बड़ी जल्दी से बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसकी सेटाइटी वैल्यू काफी पुअर है और आपको उसके बाद भूख बड़ी जल्दी लग जाती है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि फाइबर कंटेंट की प्रेजेंस की वजह से आपको आपका जो ब्राउन ब्रेड है या ब्राउन फ्लावर से, चक्की के आटे से बनी हुई जो चपाती है वो आपको हैवी लग रही है। ठीक है, मनाहिल इज सेइंग व्हाट अबाउट राइस डायरेक्टली टेक फ्रॉम द फील्ड इज आल्सो पॉलिश्ड। नहीं, जो डायरेक्टली फील्ड से ले रहे हो वो तो बेटा जाहिर है पॉलिश नहीं होगा ना, वो तो अनरिफाइंड ही होगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली फील्ड से कहाँ लेते हैं हम शहरों में तो बैठ के देखो वही सफेद वाला ही ले रहे होते हैं ना, या एटमोस्ट हमारे पास फिर वही बात है कि वही अवेलेबल है कि मे बी हम बासमती राइस चूज कर सकते हैं उसमें से। अनपॉलिश तो डायरेक्टली फील्ड से लेना बड़ा बड़ा रेयरली होता है, सिवाय इसके कि आप गाँव शाँव में रह रहे हो तो आप ले रहे हो। ठीक है, तो आई होप कि अब ये आपको क्लियर है काफी ज्यादा कि रिफाइंड और अनरिफाइंड ग्रेन्स में क्या डिफरेंस होता है और क्यों हम प्रेफर करते हैं अनरिफाइंड को, या क्यों हम कहते हैं कि जी ब्राउन ब्रेड लें और होल ग्रेन्स कंज्यूम करें और ये सारी चीजें। अच्छा जी, नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन है राइबोफ्लेविन, जिसको हम B2 भी कहते हैं। दिस इज येलो इन कलर और इसके जो सोर्सेज हैं वो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फिर एनिमल सोर्सेज है, मिल्क, लिवर, किडनी, हार्ट, एग्स और चीज से आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा, राइबोफ्लेविन basically it exists in the form of FAD, flavin adenine dinucleotide, flavin adenine dinucleotide। और अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो जनाब सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो अगेन सिमिलर टू B1, ये एनर्जी रिलीज के अंदर इन्वॉल्व होता है। यानी जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उस फूड से एनर्जी लिबरेट कराने के लिए, फूड तो कंज्यूम कर लिया, अब फूड से एनर्जी तभी मिलेगी ना जब वो फूड ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करेगा, तो ही हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को, हमारी बॉडी को एनर्जी अवेलेबल होगी। तो अगेन ये एनर्जी रिलीज कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हमारी आईज को हेल्दी रखता है, हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है। ठीक है, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से वी डेवलप अ कंडीशन व्हिच इज नोन एज ग्लॉसाइटिस। क्या कहते हैं उस कंडीशन को? ग्लॉसाइटिस कहते हैं। अच्छा, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने टाइप कर दें, मैंने कर दिया बेटे, चैट में लिख दिया ग्लॉसाइटिस। ठीक है, पता नहीं शायद मैंने पहले बताया था कि नहीं बताया था, जिस टर्म के एंड पे आइटिस आता है ना, ITIS, तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो ग्लॉसाइटिस के अंदर देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग। ठीक है, ग्लॉसाइटिस के अंदर देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, यानी कि हमारी जो जबान है उसके अंदर सूजन हो जाती है। क्या हो जाती है? उसके अंदर सूजन हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम ग्लॉसाइटिस कहते हैं। अच्छा, और फिर ग्लॉसाइटिस के बाद ये है कि आपकी इन्फ्लेमेशन की वजह से काफ़ी पेनफुल आपकी टंग और इवन आपकी लिप्स भी सोलन हो जाते हैं उसकी वजह से। ठीक है, स्केल्स बन जाते हैं आपके कॉर्नर्स ऑफ द माउथ में, तो आपका इंटेक बड़ा डिस्टर्ब होता है, बड़ा मुश्किल होता है कुछ खाना पीना। ठीक है, अच्छा, अगेन वाटर सॉल्युबल है तो राइबोफ्लेविन जाहिर है वाटर के एडिशन से इट विल बी लॉस्ट, लेकिन ये है कि हीट के अगेंस्ट ये रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है और इसके जो लॉसेस हैं हीट की वजह से वो थायमिन से अगर हम कंपेयर करें तो वो कम होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम रिफाइनिंग करते हैं डिफरेंट ग्रेन्स की तो वहाँ पे फिर इसका लॉस अगेन हो रहा होता है। ठीक है, लाइट के लिए भी दिस इज सेंसिटिव। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हैं फूड्स को लाइट के अंदर तो वहाँ पे
फिर इसका लॉस ज़्यादा हो जाता है विटामिन B2 का, जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, अच्छा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड जो हमारा विटामिन B3 है, जिसको हम नियासिन या निकोटिनिक एसिड कहते हैं। सो अगेन इट इज वाइट इन कलर और इट एग्जिस्ट्स एज निकोटिनिक एसिड या फिर निकोटिनामाइड कोएंजाइम्स, निकोटिनामाइड कोएंजाइम्स। ठीक है, और हमारी बॉडी में ट्रिप्टोफैन जो अमाइनो एसिड है वो भी कन्वर्ट हो सकता है निकोटिनामाइड के अंदर। हमारी बॉडी में मैंने बताया ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, मैं लिख देता हूँ, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड that can be converted into nicotinamide। ठीक है, और इसके सोर्सेज में भी एनिमल सोर्सेज में वही लिवर, मीट, फिश और ये चीजें शामिल हैं। फिर अगर हम प्लांट सोर्सेज की बात करें तो बीन्स, पल्सेस और जनाब इसके अलावा होल ग्रेन सीरियल्स उनसे आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज ये इसके सोर्सेज हैं। इसके अलावा निकोटिनिक एसिड या नियासिन अगेन रिलीज ऑफ एनर्जी के अंदर इन्वॉल्व है और हमारी स्किन की हेल्थ को मेंटेन करता है, हमारी टंग के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसकी डेफिशिएंसी, अगर नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो इट कॉजेज अ डिजीज विच इज नोन एज पेलेग्रा। It causes a disease which is known as pellagra। ठीक है, और जनाब पेलेग्रा is associated with 4Ds। इस चीज के साथ एसोसिएटेड है 4Ds के साथ। 4Ds कौन कौन से हैं? डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस एंड डेथ। मैंने टाइप कर दिया। डायरिया, डायरिया सबको पता है क्या होता है, लूज स्टूल्स जहाँ पे हमारे पास होते हैं। डिमेंशिया इज अ मेंटल डिसऑर्डर, डिमेंशिया इज अ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, सो इट इज अ कंडीशन जिसके अंदर हमें बहुत ज्यादा फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, भूलने की बीमारी, जिसको हम आम तौर पे कहते हैं। फिर डर्माटाइटिस मैंने अभी बताया कि जी जब भी किसी टर्म के आगे आइटस आता है तो इट मींस इन्फ्लेमेशन। सो डर्मा इज स्किन, सो इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। बेसिकली इसके अंदर स्किन बहुत ज्यादा इची और इरिटेबल हो जाती है और बहुत ज्यादा उसमें इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। ठीक है, और अगर नियासिन की डेफिशिएंसी प्रोलॉन्ग करती है तो इट कैन इवेंचुअली लीड टू डेथ। ठीक है, सो इट इज रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू हीट। लॉसेस के होते हैं अगर हम फूड को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करें ड्यूरिंग कुकिंग। ज़ाहिर है वाटर ऐड करने से भी इसका लॉस हो सकता है। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे बेटे मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ और वो एक बात काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जनाब वो एक बात क्या है? वो एक बात ये है कि अगर आपने अभी तक एक चीज को नोटिस करो तो वो चीज आपको ये नजर आई होगी या आई होनी चाहिए थी कि B1, B2 और B3 तीनों जो हैं वो उनका एक कॉमन फंक्शन है, और वो क्या है? एनर्जी, हेल्प इन एनर्जी रिलीज फ्रॉम फूड्स। यानी जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं उसके बाद उनसे एनर्जी रिलीज करवाने के लिए हमें विटामिन B1, B2 और B3 का अच्छी अमाउंट में होना जरूरी है।
अगर B1, B2 और B3 प्रेजेंट नहीं होंगे तो फूड तो हम भले ही जितना मर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, उन फूड्स को कंज्यूम करने से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट नहीं हो रही होगी। फूड्स हमारा वेस्टेज में जाते जाएंगे, वो अपने प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन नहीं होंगे और उनसे एनर्जी हमारी बॉडी को, हमारे टिश्यूज को अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी डाइट में B1, B2 और B3 को जरूर शामिल रखें। और इससे हमें एक और बात भी पता चलती है, वो एक बात ये है कि डेफिनेटली हमने उस दिन पढ़ा था कि विटामिन या मिनरल्स दे डू नॉट गिव अस एनी एनर्जी। ठीक है, याद है ना ये बात, हमें विटामिन और मिनरल से एनर्जी नहीं मिलती। ये हमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन ये बात जहन में रखनी है कि उस कार्बोहाइड्रेट को जिससे हम एनर्जी डिराइव करना चाह रहे हैं, उससे एनर्जी लिबरेट करने के लिए B1, B2 या B3 का होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर हम B1, 2 या 3 नहीं कंज्यूम करेंगे तो वो जो एनर्जी लिबरेटिंग स्टेप्स हैं, जो हमारी जैसे क्रेब्स साइकिल के अंदर, जो आपने एफएससी में भी बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर 11 होता था फर्स्ट ईयर में, उसके अंदर आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर थायामिन, राइबोफ्लेविन या नियासिन प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमें एनर्जी जो है वो हम लिबरेट नहीं कर सकेंगे फूड से। तो ऑल्दो विटामिन डू नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी, yet vitamin B1, B2 and B3 specifically are involved in indirect energy production। ये वाली आखिरी वाली स्टेटमेंट मेरी समझ आई है? मैं रिपीट करता हूं, although vitamins do not provide us any energy, yet they are indirectly involved in energy production pathways। आजकल बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे मैं ओपीडी करता हूँ, मेरे पास बहुत टाइम ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि जी यंग होते हैं, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होती, सब कुछ ठीक होता है। वो कहते हैं हम खाना भी टाइम पे खाते हैं, ज्यादा ही शायद खाते हैं, कम तो नहीं खाते, बट स्टिल वी फील टायर्ड ऑल द टाइम, वी फील लेथार्जिक ऑल द टाइम। हमें समझ नहीं आती, हम खाना खाने के बावजूद भी हम हर वक्त थके थके रहते हैं, ऐसे लगता है कि बस अभी इधर की रहे, अभी उधर की रहे। व्हाट कुड बी द रीजन? क्या वजह हो सकती है? अभी तक हमने जो डिबेट किया, आप में से किसी को कुछ समझ आ रहा है? विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से सर शायद इसमें विटामिन की इतनी ज्यादा अमाउंट ना हो और वो लिबरेट करने में हेल्प आउट ना कर रहे हो कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी लिबरेट करने में। तो यही हमने कहा है कि विटामिन हेल्प आउट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में, तो शायद विटामिन की अमाउंट ज्यादा ना हो। ओके सर शायद विटामिन B1, B2 और B3 जो है वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, वो कोई सर्टेन मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है उसमें। अच्छा, उसकी बेटे मेजर रीजन ये है, बेसिकली आजकल हमारी डाइट्स में हम बहुत ज्यादा रिफाइंड चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैदे से बनी हुई जो चीजें हैं, जो रिफाइंड फ्लावर से बनी हुई चीजें हैं, सफेद आटे से बनी हुई चीजें हैं, so although these are all carbohydrates,
जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन वो एनर्जी सही से लिबरेट नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ, स्पेसिफिकली डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 एंड B3 जो हमने पढ़ा, जिनका बहुत अच्छा जो सोर्स है वो सीरियल ग्रेन्स हैं। तो क्योंकि हमारी डाइट में इनकी डेफिशिएंसी होती है, इस वजह से ऐसे लोगों को लगता है कि वो हर वक्त थके थके हैं। लगता नहीं है, वाकई ऐसा होता भी है। खाना खाने के भी फौरन बाद वो बहुत ज्यादा टायर्ड और लेथार्जिक फील करते हैं। तो इन लोगों के लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, इनको बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट आप दे सकते हैं और इनकी डाइट को आप रिच कर सकते हैं इन सीरियल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स के अंदर। ठीक है। Javeria is asking vitamin plus minerals both are required for liberation of energy. नहीं बेटे, विटामिन B1, 2 और 3 ही जनरली रिक्वायर्ड होते हैं, बाकी विटामिन और मिनरल्स के अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं विटामिन B6 के ऊपर। Another name for vitamin B6 is pyridoxine. जी बेटा। सर आपने B2 और B3 के लिए जो दूसरे नाम बताए थे वो फिर से बता दें एक दफा। ओके, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं और B3 को नियासिन कहते हैं। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन और B3 नियासिन। अच्छा जी, आगे अगर हम विटामिन B6 की बात करें तो इसको हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन। इसके सोर्सेज में राइस ब्रैन आ जाता है, एग योक है, मीट है, लिवर है, किडनीज हैं, इवन सीरियल्स। सर ये लिवर और किडनीज खाते हैं लोग? हाँ बेटे, ये जैसे हम कलेजी खाते हैं, ये वो वाले हैं ना, ऑर्गन मीट्स इनको हम बोलते हैं। ओके सर। ठीक है। ये जगह जगह आप देसी रेस्टोरेंट्स में जाओ तो लिखा नहीं होता जी गुर्दा, मगज, कलेजी। तो ये चीजें ये लोग कंज्यूम करते हैं ना बड़ा कॉमनली, ऑर्गन मीट्स को। एक दूसरे का नहीं खाते बट एनिमल्स का तो खाते हैं ना। ठीक है। These are rich sources of vitamin B6. Okay जी बेटा, just give me a minute. ओके जी, राइट बेटा। सो हम बात कर रहे थे B6 की। अच्छा, और B6 का जो मेजर फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो बेसिकली अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है। किस चीज में हेल्प करता है? अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, और B6 इट इज लाइट सेंसिटिव। सो जब हम विटामिन B6 रिच फूड्स को लाइट में एक्सपोज करते हैं तो विटामिन B6 का लॉस ज्यादा हो सकता है। फिर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन आ जाता है फोलिक एसिड। इसको हम विटामिन B9 भी कहते हैं। विटामिन B9, और इसके जो सबसे रिच सोर्सेज हैं वो हमारा लिवर, ग्रीन, हमारा लिवर से मतलब एनिमल्स का लिवर, फिर किडनीज, फिर इसी तरह से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिर इवन हमारा जो लेंटिल्स हैं, दालें। ठीक है। दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का जो मेजर फंक्शन होता है, एक तो वो हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा जो हमारे आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनकी फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक मैंने बताया न्यूक्लिक एसिड और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो हमें एक कंडीशन हो जाती है, डिजीज हो जाती है जिसको कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया।
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर रेड ब्लड सेल्स का सिंथेसिस जो है वो कम हो जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर रेड ब्लड सेल्स का सिंथेसिस कम हो जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का सिंथेसिस कम होने से हमारी जाहिर है जो ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंड देन द पेशेंट्स आर रिकमेंडेड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स। ठीक है, फिर हमें उनको फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है, और इसको स्टार्टिंग से ही, जैसे ही फर्स्ट विजिट वुमेन करती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो उनको फोलिक एसिड सप्लीमेंट रिकमेंड कर देती है। क्या रीजन होती है? उसकी रीजन ये होती है कि अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इट कैन गिव राइज टू अ कंडीशन which is known as spina bifida. Spina bifida, or spina bifida basically is a birth defect which is thought to be caused by deficiency of folic acid. सर रिपीट कर दें। बेटा मैंने बताया spina bifida is a birth defect. Spina bifida is a birth defect which is thought to be caused by folic acid deficiency. और इसमें होता क्या है कि जो न्यू बॉर्न होता है, जो बेबी होता है, उसका स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होता। जो न्यू बॉर्न होता है, जो बेबी होता है, उसका स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं होती। Javeria asks another very good question is folate and folic acid. Same, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे। फोलेट बेसिकली हम कहते हैं जो हमें डाइट से मिलता है, और फोलिक एसिड हम टर्म यूज करते हैं जो हम सप्लीमेंट से लेते हैं। ठीक है, ऑल्दो हम इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस। डाइट से हम जो नेचुरल सोर्सेस है, जो मैंने आपको बताया अभी, लिवर एंड किडनीज एंड क्या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये इससे अगर हम ले रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम फोलेट ले रहे हैं। और अगर हम सिंथेटिक फॉर्म में ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स की फॉर्म में ले रहे हैं, तो फिर देन वी से कि फोलिक एसिड सप्लीमेंट में ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने बताया वो तकरीबन 400 माइक्रोग्राम्स, तकरीबन क्या 400 to 600 माइक्रोग्राम्स फोलिक एसिड हम रेकमेंड करते हैं। माइक्रोग्राम्स है, याद रखना, मिलीग्राम्स नहीं है, माइक्रोग्राम्स। ठीक है, हाँ अगर पिछली प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हों या स्पिना बाइफिडा पिछले बेबी को हो, फिर इसकी अमाउंट को ज़्यादा कर सकते हैं, फिर 5 मिलीग्राम्स तक भी फीमेल्स ले सकती हैं, बट इन अकॉर्डेंस विद द गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेशन। ठीक है, अदरवाइज हम 400 माइक्रोग्राम्स ही दे। Aisha is asking a good question. So should we take supplements on empty stomach or with meal? It really depends on कि आप कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट आयरन सप्लीमेंट्स, तो आयरन सप्लीमेंट्स शुड प्रेफरेबली बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक, बिकॉज आयरन की एब्जॉर्प्शन एम्प्टी स्टमक काफ़ी ज़्यादा होती है।
इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अदर सप्लीमेंट्स तो ज्यादातर बाकी जितने सप्लीमेंट्स हैं वो आइडियली आपको खाने के बाद लेने चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर उसमें फर्दर बहुत सारी डिटेलिंग आ जाती है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स का लहदा है, विटामिन डी का लहदा है, सो इट रियली डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हैं। फाइजर सेइंग सर वो लोग यूजुअली भी फोलिक एसिड की टेबलेट्स खाते हैं, वो सही है बेटे? कौन लोग, मैं समझा नहीं आपकी बात। वो लोग कौन से लोग जो प्लूटो पे रहते हैं? कौन से लोग बताओ मुझे, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन आप पूछ रहे हो? वो लोग से क्या मतलब है? अच्छा, नॉर्मल हेल्दी लोग, ठीक है, अब क्लियर हुआ है ना। अच्छा, आमना भी कह रही है आई आल्सो टेक फोलिक एसिड टैबलेट्स, डॉक्टर रिकमेंडेड मी। नॉर्मल हेल्दी लोगों का आप पूछ रही हो? नहीं बेटे, कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हो फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम्स में। अगर आप की डाइट अच्छी नहीं है, उसके अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं है डेली बेसिस पे, तो आप लो 400 माइक्रोग्राम्स तक। और वो जो आप टेबलेट लेते हो उस पर जाके देखना, इतना ही अमाउंट 400 या मैक्सिमम 600 माइक्रोग्राम्स होता है, ठीक है। तो अगर डॉक्टर ने रिकमेंड की है तो यकीनन उसको आपको डेफिशिएंसी है, कोई इशू नहीं है। फोलिक एसिड शुड बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक। आयशा इज आस्किंग, नहीं बेटे, फोलिक एसिड आप खाने के बाद ले सकते हो। आयरन सप्लीमेंट अगर आप लेते हो वो आप एम्प्टी स्टमक लो, वो बहुत बेहतर हो जाता है आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान में रखो, बहुत सारे लोग जब आयरन सप्लीमेंट लेते हैं ना एम्प्टी स्टमक, तो कहते हैं हमें बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही है, बहुत गैस हो रही है हमें, ठीक है, तो वो भी होता है इशू बार। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेंटोथेनिक एसिड। और जनाब पेंटोथेनिक एसिड को हम विटामिन B5 भी कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड बेसिकली काफी कॉमनली अवेलेबल होता है, बहुत सारे फूड्स में इसकी डेफिशिएंसी बड़ी रेयर होती है। एग्स और लिवर बहुत ही अच्छा सोर्स है, बाकी और बहुत सारे फूड्स में होता है, बड़ी रेयर डेफिशिएंसी है इसी वजह से इसकी, ठीक है। स्टेबल भी ये नॉर्मली रहता है, हीट से इसकी लॉस हो सकती है, अगर बहुत ज़्यादा हीट आप दें तो फिर इसके लॉसेस हो सकते हैं, अदरवाइज इट्स स्टेबल। फिर अनदर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विटामिन इज बायोटिन, और बायोटिन को हम विटामिन H भी कहते हैं। मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो H शायद हॉफमैन वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड दिस विटामिन। सो मेरा ख्याल है हॉफमैन की वजह से इसको विटामिन H भी कहा जाता है, ठीक है, बायोटिन या विटामिन H। सो अगेन एग योक और लिवर इसके बहुत रिच सोर्सेज हैं। इसके अलावा बायोटिन नेचुरली हमारा जो गट माइक्रोफ्लोरा है वो भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, इसलिए अगर हम इसको अपनी डाइट से नहीं भी लेते तो वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी इसकी नहीं होती, ठीक है। अगर हम रॉ एग कंज्यूम करते हैं, जैसे हमने अभी देखा कि एग योक इज अ वेरी गुड सोर्स, लेकिन अगर हम रॉ एग कंज्यूम करते हैं तो हमें बायोटिन बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि एग वाइट के अंदर एक प्रोटीन होता है, उसको एविडिन कहते हैं। एग वाइट के अंदर देयर इज दिस प्रोटीन व्हिच इज नोन एज एविडिन, और एविडिन क्या करता है कि बायोटिन को अपने साथ अटैच कर लेता है, कंबाइन कर लेता है। तो जब हम रॉ एग खाते हैं तो एविडिन बायोटिन को अपने साथ कंबाइन कर लेता है, अटैच कर लेता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमें कोई बायोटिन नहीं मिलता। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि रॉ एग भी लोग खाते हैं बेटे, रॉ एग भी खाते हैं, जैसे रॉ फिश खाते हैं ना सुशी में, उस तरह रॉ एग भी खाते हैं। तो अगर हम एग को कुक कर लें तो जो एविडिन है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, और उसकी वजह से फिर वो बाइंड नहीं करता बायोटिन को अपने साथ, ठीक है। तो जब भी आप एग खाएं उसको प्रॉपरली कुकिंग करके आपको खानी चाहिए। हाँ, मसल बिल्डर्स भी रॉ एग्स खाते हैं, ऐसे ही, सो इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। अच्छा, आपको पता है रॉ एग्स में काफी बैक्टीरियल प्रोफाइल भी होता है, और वो बहुत सवियर फूड पॉइजनिंग भी आपको कर सकते हैं, ठीक है।
तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपने मीट और एग को हमेशा प्रॉपरली कुकिंग करके खाना होता है, ठीक है। बायोटिन हीट और लाइट के अगेंस्ट स्टेबल होता है जनरली। फिर हमारे पास आ जाता है कोबालामीन या साइनोकोबालामीन या जिसको हम विटामिन B12 कहते हैं। सो विटामिन B12 प्लांट सोर्सेज से हमें नहीं मिलता नेचुरली। रिमेंबर, विटामिन B12 हमें प्लांट सोर्सेज से नहीं मिलता। विटामिन B12 हमें मिल्क से मिलता है, मीट से मिलता है, एनिमल सोर्सेज वाले फूड से मिलता है, या फिर हमें पिकल्स से मिल सकता है। पिकल्स क्या होते हैं? अचार। लेकिन रिमेंबर, पिकल कोई नेचुरल प्लांट सोर्स नहीं है, इसीलिए मैंने बड़ा जोर दे के कहा नेचुरल प्लांट सोर्सेज से नहीं मिलता। पिकल्स को तो हम खुद बनाते हैं ना, फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं उनकी, ठीक है। तो वहां से B12 हमें मिल सकता है, नेचुरल प्लांट सोर्सेज से हमें B12 नहीं मिलता। अच्छा जी, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि प्राइमरली यह अगेन हमारी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के अंदर। और जनाब, अगर हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें क्या कंडीशन होती है? हमें होता है पर्नीशियस एनीमिया। क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया, अगर हमें B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है। और क्योंकि बेटे मैंने बताया कि विटामिन B12 नेचुरल प्लांट सोर्सेज में नहीं होता, तो जो लोग, हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था वेजिटेरियंस और वीगन्स को, तो जो लोग वीगन्स होते हैं खास तौर पे, उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो वेजिटेरियन और वीगन्स में डिफरेंस, तो मैंने ये बताया था कि वीगन्स जो हैं वो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क, योगर्ट, एग, चीज, बटर कुछ भी नहीं खा रहे, ठीक है। तो जो वीगन्स होते हैं दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग पर्नीशियस एनीमिया और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, ठीक है। और B12 भी generally that is stable. So these were all the B complex vitamins. अब हमारा जो वाटर सॉल्युबल आखिरी विटामिन है दैट इज विटामिन C, जिसको हम स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है जी। विटामिन C या स्कॉर्बिक एसिड। तो जनाब, विटामिन C किन किन फूड्स में प्रेजेंट होता है? सिट्रस फैमिली से आता है, ऑरेंज हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा गावा इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन C। एक गावा आपको पूरे दिन की रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है, बल्कि डबल कर देता है। मैंगो इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन C। फिर बेल पेपर्स जो होते हैं, जिनको हम शिमला मिर्च कहते हैं, दे आर वेरी हाई इन विटामिन C। टमेटोज आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन C। फिर इसके अलावा कैबेज हो गई, कॉलीफ्लावर हो गई, स्पिनच हो गया, पोटैटोज हो गया, अगर पोटैटोज को बहुत ज्यादा कुक ना करें तो फिर दे आर ऑल्सो अ कंसिडरेबल सोर्स ऑफ विटामिन C, ठीक है। विटामिन C क्यों जरूरी होता है? विटामिन C के फंक्शंस क्या हैं? दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं विटामिन C के हमारी डाइट के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले तो विटामिन C हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोलेजन फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है विटामिन C, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्किन। फिर सेकेंडली हमारी ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथन करता है, ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथन करता है। फिर नंबर 3 हमारे बॉडी टिश्यूज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नंबर 4 हमारी इम्यूनिटी को ऑप्टिमाइज करता है। नंबर 5 वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। एंड नंबर 6 आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है।
जब हम आयरन लेते हैं, आयरन के दो सोर्सेज होते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। एक आयरन हम एनिमल सोर्सेज से ले सकते हैं और एक आयरन हम प्लांट सोर्सेज से ले सकते हैं। जो आयरन हम एनिमल सोर्सेज से लेते हैं उसको हम कहते हैं हीम आयरन, और जो आयरन हम प्लांट सोर्सेज से लेते हैं उसको हम कहते हैं नॉन हीम आयरन। ठीक है, तो जनाब जो आयरन हम एनिमल सोर्सेज से लेते हैं जैसे फिश, चिकन, मटन, बीफ, यहां से जो आयरन आती है उसको हमारी बॉडी बड़ी रेडिली एब्जॉर्ब करती है। ऑन द अदर हैंड जो आयरन हम प्लांट सोर्सेज से लेते हैं जैसे कि चिकपीस हो गए, लेंटिल्स हो गई, बीन्स हो गए, यहाँ से जो आयरन आती है ये भी आयरन के अच्छे सोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ से जो आयरन आती है उसकी एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में काफी कम होती है। अगर हम नॉन हीम आयरन के साथ, यानी कि ऐसी आयरन जो हम प्लांट सोर्सेज से ले रहे हैं, यानी कि जब हम दालें खा रहे हैं, चने खा रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं, इस टाइप की चीजें ले रहे हैं, अगर हम उसके साथ विटामिन सी का कोई सोर्स ऐड कर लें तो उस आयरन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। तो विच मीन्स कि अगर हम दालें खाते हुए, चने खाते हुए, लोबिया खाते हुए, अगर हम मे बी लेमन ऐड कर लें, ग्रीन चिली साथ खा लें, तो उससे हमारी आयरन की एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सो आपके पास जब भी कोई पेशेंट हो तो आप, या इवन जरूरी नहीं कि सिर्फ पेशेंट की हम बात करें, फॉर दैट मैटर कोई भी इंडिविजुअल है, सो उसके पास अगर आप उसको काउंसल कर रहे हैं तो आप उसको ये बताएं कि जब भी आप आयरन नॉन हीम सोर्सेज से लें, स्पेसिफिकली अगर उसको आयरन डेफिशिएंसी है तो आप उसके साथ विटामिन सी का कोई सोर्स ऐड कर लें और उस आयरन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाए। ठीक है, एमन इज आस्किंग विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट, विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट। बेटे हर मिनरल और विटामिन की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है ना, वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो आपकी एज, सेकंड आपकी जेंडर, और थर्ड आपकी फिजियोलॉजिकल स्टेट। ठीक है, यानी कोई प्रेगनेंसी या लैक्टेशन है या नहीं। तो इस हिसाब से आपकी हर मिनरल और विटामिन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। सो अभी एडल्ट मेल्स की और एडल्ट फीमेल्स की मैंने आपको बताई है। 90 मिलीग्राम एडल्ट मेल को चाहिए होता है डेली, और 75 मिलीग्राम एडल्ट फीमेल्स को डेली विटामिन सी चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा जी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो है, इट कॉजेज अ डिजीज व्हिच इज नोन एज स्कर्वी। स्कर्वी के अंदर बेसिकली underneath the skin हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। स्कर्वी की वजह से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हमें अंडरनीथ द स्किन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और वो ब्लीडिंग किस वजह से होती है? वो ब्लीडिंग होती है हेमरेज की वजह से, जब हमारी ब्लड वेसल्स रप्चर होना शुरू हो जाती है। सो उस रप्चर की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपकी जो वुंड हीलिंग है वो नहीं होगी। जो बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है स्कर्वी का, वो होता है ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स, और क्योंकि विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करती है, तो अगर आपको स्कर्वी हो तो फिर एनीमिया होने का चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। अगर हम विटामिन सी की स्टेबिलिटी की या एस्कॉर्बिक एसिड की स्टेबिलिटी की बात करें
तो एक तो इट इज डिस्ट्रॉयड बाय ऑक्सीडेशन एंड एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। इसीलिए जब मैंने पोटैटोज की बात की थी तो मैंने कहा था कि पोटैटोज आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी अगर हम इनकी बहुत ज़्यादा कुकिंग ना करें, क्योंकि आपको पता है कि कुकिंग के अंदर फिर जाहिर है हाई टेम्परेचर होता है और उसमें फिर विटामिन सी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। फ्राइंग में भी फिर विटामिन सी जाहिर है निकल जाता है। इन लॉसेस को अवॉइड करने जी एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर है, उससे पहले आपने कौन सा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ठीक है। तो इन लॉसेस को अवॉइड करने के लिए हमें विटामिन सी रिच फूड्स को कूल डार्क प्लेस में रखना चाहिए। सर जब हम पोटैटो को या अगर हम लोग इसको बॉयल हल्का सा करते हैं तो क्या उसमें भी विटामिन सी खत्म हो जाता है, इनसे बॉयल हल्का सा करें तो? देखो बेटे, बॉइलिंग का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक तो जा रहा है ना। अगर आप बहुत कम देर के लिए भी बॉयल करो, बॉइलिंग का टेम्परेचर तो 100 अचीव हो रहा है। तो यस, लेकिन सर जब वो जी सर फिर वो कच्चे अगर रह जाते हैं तो फिर उसको तो कंज्यूम नहीं किया जा सकता। हाँ, तो फिर इसकी क्या रीजन है इसकी? बेटे नहीं करना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप विटामिन सी के डिफरेंट सोर्सेज पे चले जाओ। तो पोटैटो थोड़ी आखिरी सोर्स है, हमने कितने सारे डिस्कस किए हैं। स्ट्रॉबेरीज हैं, ऑरेंजेस हैं, गावाज हैं, कीवीज हैं, लेमन है, मैंगोज हैं। सो देयर आर सो मेनी सोर्सेज, ठीक है, जिनको हमें हीट नहीं करना पड़ता। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट our water soluble vitamins. So that's it for today's lecture.